नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपीएसआई 2025-26 के लिए घटना चक्र की बुक कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का पूरा पोर्शन हम लोग देख चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। इसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास देख चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी एमसीक्यू आए हैं और आने की संभावना है, सभी कवर करेंगे। बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे जो है डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसका जो है एमसीक्यू देखेंगे, आप लोग कमेंट में बता दीजिए, या अगर कहेंगे तो इसका जो है थ्योरी सेक्शन भी कवर करवा दिया जाएगा। क्योंकि रिवीजन करेंगे, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। पहला प्रश्न दिया गया है, अर्थव्यवस्था संरचनात्मक ढांचे से क्या तात्पर्य है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीडीपी में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान है। बी आपका सही जवाब यहां से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस संस्था का संबंध भारत में गरीबी रेखा के आकलन से है। देखिएगा, आप लोग जो है क्विक रिवीजन का समय है, इसलिए जो है जितना जल्दी जल्दी आप लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे उतना ही जो है आपके लिए बेटर रहेगा। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन है। बी आपका यहां से सही जवाब हो जाता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग के स्टाफ फोर्स द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के आधार पर किया जाता है। वर्तमान में यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ दिया गया है, मांग का नियम कहता है कि किसके बीच एक विपरीत संबंध है। जवाब हो जाएगा, किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक विपरीत संबंध है। बी आपका यहां से सही जवाब हो जाता है। देखते हैं इसके बारे में। मांग का नियम कहता है कि यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहे तो किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत के बीच एक विपरीत संबंध पाया जाता है। अर्थात मांग के नियमानुसार किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी तथा कीमत में कमी पर मांग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी क्या होता है। इसके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास का अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है, यानी एनएनपी होता है। यहां से जो है आपका क्लियर हो जाता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा छोटा करेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। इसमें दिया गया, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आय पद्धति का उपयोग करते समय शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉटरी से आय और जो है जुआ जैसी अवैध गतिविधियों से जो आय होती है, इसको शामिल नहीं करना चाहिए। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए मुख्यतः तीन विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है आय की विधि, दूसरा है व्यय की विधि, तीसरा है आपका उत्पाद की विधि। आय विधि किसी अर्थव्यवस्था के आय के घटकों पर विचार करके राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने का एक दृष्टिकोण है। इसमें लॉटरी से आय, जुआ जैसी अवैध गतिविधियों से आय आदि शामिल नहीं की जाती है। अगला प्रश्न दिया गया है, बजट घाटा क्या है। बजट घाटा सही जवाब हो जाएगा, राजस्व पर सरकारी व्यय की अधिकता जो है यह बजट घाटा है। सी आपका सही जवाब यहां से हो जाता है। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को बजट घाटा कहते हैं। इस घाटे की पूर्ति के लिए कई उपाय किए जाते हैं, जिनका किसी अर्थव्यवस्था पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु पैमाने की इकाइयों को बड़े पैमाने की इकाइयों से किस आधार पर अलग किया जाता है। इसका जवाब है, निवेश की राशि के आधार पर अलग किया जाता है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। लघु पैमाने की इकाइयों को बड़े पैमाने की इकाइयों से निवेश की राशि के आधार पर अलग किया जाता है। निवेश एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि छोटे पैमाने की इकाइयों के पास आमतौर पर बड़े पैमाने की इकाइयों की तुलना में धन और संसाधनों तक पहुंच कम होती है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी एफआरबीएम अधिनियम किस वर्ष लागू किया था। तो यह अधिनियम जो है 2004-05 में यह आया था। 5 जुलाई 2004 को एफआरबीएम
अधिनियम भारत सरकार द्वारा लागू किया गया, अतः निकटतम उत्तर प्रदेश के रूप में डी का चयन किया जा सकता है। ठीक है ना, यानी 2004-5 में ऑप्शन में दिया गया तो उसी का हम चयन करेंगे। अगला प्रश्न, करेंसी नोटों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? करेंसी नोटों के संबंध में जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल पहला और दूसरा, यानी इनका नैज मूल्य नहीं होता है, ये सही हो जाएगा। और दूसरा है, इन्हें कागजी मुद्रा भी कहा जा सकता है, क्योंकि कागजी मुद्रा होते ही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका दो सही हो जाएगा। ये वैधानिक पत्र नहीं है, ये गलत है, क्योंकि ये वैधानिक पत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत भारत सरकार द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और निजीकरण कार्यक्रमों का प्राथमिक परिणाम क्या था? तो इसका परिणाम जो है, इसी की वजह से जो है वैश्वीकरण हुआ था। डी आपका सही हो जाएगा जवाब, क्या? वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वर्ष 1991 में तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई आर्थिक नीति का शुभारंभ करने के पीछे उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के मैदान में उतारना था। आगे देखते हैं, LIRMS, देखिए LIRMS नीति की घोषणा किस बजट में की गई थी? इसी घोषणा जो है 1992-93 के बजट में की गई थी। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली में भारत एक दोहरी विनिमय दर प्रणाली है जो विदेशी मुद्रा बाजार के उदारीकरण को बढ़ावा देती है। रंगनाजन समिति की सिफारिशों के बाद मार्च 1992 में इसे लागू किया गया। इसकी घोषणा 1992-93 के बजट में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेराल्ड डोमर विकास मॉडल बचत और निवेश की भूमिका को प्रमुखता से दर्शाने के लिए जाना जाता है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना में इस मॉडल पर आधारित थी? यानी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो यह जो है पहली पंचवर्षीय योजना थी। डी आपका सही जवाब हो जाएगा, पहली पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। यानी हेराल्ड डोमर या पहली पंचवर्षीय योजना जो थी, यह सबसे ज्यादा फोकस जो है कृषि पर किया गया था। अगला प्रश्न, भारत की योजना आयोग को कब जो है नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित कर दिया गया था? यानी योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग जो है कब आया था? तो यह जो है 2015 में आ गया था। डी ऑप्शन सही है, 2015। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रस्थापित किया गया था। ध्यातव्य है कि नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का उद्देश्य सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना जो है इसमें गरीबी हटाओ का लक्ष्य नहीं रखा गया था। बाकी जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल पर आधारित थी, बिल्कुल सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना इसमें कृषि पर बल दिया गया था, और दूसरी में जो है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, या सीधे सीधे महालनोबिस मॉडल दे दिया जाता है। इसके बारे में देखते हैं। यहाँ दिया गया चौथी पंचवर्षीय योजना, तो इसमें जो है सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, ध्यान दीजिएगा। और प्रथम से तीसरा तो दिया ही था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है कौन सी योजना गई थी? तो यह जो है आरबीआई इसके स्थान जो है इसके द्वारा लाया गया था। यानी हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर जो है आरबीआई का गठन हुआ था। अब इसके बारे में यहाँ डिटेल दिया गया, देखेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ध्यातव्य है कि हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। यह देश के केंद्रीय बैंक है। देश में मौद्रिक नीति का निर्धारण आरबीआई के तहत स्थापित मौद्रिक नीति समिति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है,
मुद्रा की पूर्ति उपाय अर्थात M1, M2, M3 और M4 इस क्रम को क्या दर्शाती हैं? तो दो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, पहला तरलता को बढ़ाता क्रम, दूसरा है अर्जन की क्षमता क्रम। आप आगे दो ऑप्शन और देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है तरलता की घटता क्रम, तो यही सही हो जाएगा क्या, तरलता की घटता क्रम। देखते हैं यहाँ पर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रा की पूर्ति का नियमन किया जाता है। ध्यातव्य है कि मुद्राओं की तरलता क्रम M1 सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा M2, फिर उससे छोटा M3, तब M4। अगला प्रश्न देखते हैं, 17वां दिया गया है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम जवाब हो जाएगा 1976 में पारित किया गया था। बी ऑप्शन सही होगा 1976 में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम वर्ष 1976 में पारित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हन समिति 1975 की सिफारिशों के आधार पर 26 सितंबर 1975 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश के तहत वर्ष 1975 में की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से इस अध्यादेश को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कार्यक्रम को पुनर्संरचित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं, काम के बदले अनाज कार्यक्रम जो शॉर्ट में FWP कहा जाता है, इसको वर्ष 1977-78 में प्रारंभ किया गया था। 1980 में इसे पुनर्संरचित करते हुए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया, यानी 1980 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था और 1977-78 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कितने से कितने वर्ष के आयु के वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है? तो यह जो है 18 से 50 वर्ष के नागरिकों के लिए है क्या, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता पश्चिम बंगाल से 3 योजनाएं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना तथा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष के आयु के खाता धारक व्यक्ति पात्र हैं। कब की गई थी? 9 मई 2015 को। डेट ध्यान रखिएगा, इस समय जो है एग्जाम में जो है एक्यूरेट डेट पूछा जा रहा है, तो सब चीज ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा, इसका नाम बदलकर जो है इस समय जी राम जी कर दिया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रदान कार्य के विकल्प चुने जाते हैं, उन्हें न्यूनतम कितने दिन का भुगतान शुल्क कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। तो इस समय जो है ध्यान रखिएगा कितना दिया जाता है, लेकिन इस समय तो वहां पर जो है 100 दिन का रोजगार का दिया जाता था, इस समय जो है 125 दिन हो गया। एक बार आप लोग ध्यान में देख लीजिएगा, 125 दिन जो है इस समय हो गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें दिया गया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशी मिशन ने 2022 के क्रियान्वयन के कितने वर्ष पूरे किए? तो 2022 में जो है 8 वर्ष अपना पूरे कर चुका था। बी आपका सही जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का वर्ष 1995 में निम्नलिखित में से किस संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था? यानी WTO जो है किसके स्थान पर बना था? जवाब हो जाएगा व्यापार एवं टैरिफ संबंधी सामान्य करार के स्थान पर जो है WTO का गठन किया गया था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन वर्ष 1995 में व्यापार एवं टैरिफ संबंधी सामान्य करार यानी गेट को प्रस्थापित करने के लिए किया गया था। भारत जनवरी 1995 से WTO का सदस्य, यानी भारत कब जुड़ा था? 1995 में जो है जनवरी में
WTO का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो इसको जो है सकल निवेश कहते हैं। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? सकल निवेश इसको कहा जाता है। सकल निवेश पूंजीगत सामान खरीदने या मूल्यह्रास की गणना के लिए बिना एक समय अवधि में पूंजीगत स्टॉक में जोड़ने के लिए किया गया शुद्ध कुल व्यय है। सकल निवेश बराबर शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालबेलिया नृत्य आमतौर पर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? कालबेलिया नृत्य, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कालबेलिया नृत्य जो है राजस्थान में किया जाता है। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। कालबेलिया लोक नृत्य नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। कालबेलिया नृत्य के गीत आमतौर पर लोक कथा और पौराणिक कथाओं पर आधारित होते हैं। वर्ष 2010 में यूनेस्को द्वारा राजस्थान के कालबेलिया लोक गीत और नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य लोक नृत्य से संबंधित है? नाटी, तो नाटी जो है हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। ठीक है, नटवरी ध्यान में दीजिएगा, वो दूसरा है, नाटी दूसरा है, तो एक एक शब्द का ध्यान में दीजिए। तो नाटी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। देखेंगे, नाटी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य का एक लोक नृत्य है। यह पारंपरिक लोक नृत्य है जो राज्य में विभिन्न त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक नृत्य का जनक किसे जाना जाता है? आधुनिक नृत्य का जनक जवाब हो जाएगा उदय शंकर जी को। बी आपका सही जवाब हो जाएगा उदय शंकर। देखते हैं, उदय शंकर को देश के आधुनिक नृत्य विकास में उनके योगदान के लिए भारत में आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। उदय शंकर ने वर्तमान उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पहला भारतीय नृत्य विद्यालय उदय शंकर नृत्य एवं संगीत अकादमी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक लोक नृत्य है? मोहिनीअट्टम, तो यह जो है केरल का है। बी ऑप्शन सही है, केरल का है मोहिनीअट्टम। देखते हैं, मोहिनीअट्टम केरल राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। यह हिंदू देवता विष्णु से संबंधित है। कथकली, कालियाट्टम एवं थप्पू कली भी केरल का लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, गुलाबो सपेरा का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? गुलाबो सपेरा का, तो इनका संबंध जो है कालबेलिया नृत्य से है। बी ऑप्शन सही होगा, कालबेलिया नृत्य से है। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। कालबेलिया लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाने के कारण उन्हें वह 2016 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली के प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? कौन? रुक्मिणी देवी, तो यह जो है भरतनाट्यम करती थी। बी आपका जवाब हो जाएगा, क्या करती थी? भरतनाट्यम। रुक्मिणी देवी अरुंडेल एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का नेतृत्व किया। इनको कला क्षेत्र में वर्ष 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न दिया गया है, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है? गुरु वेम्पति चिन्ना, जवाब हो जाएगा इनका संबंध जो है कुचिपुड़ी से है। बी आपका सही जवाब होगा, किससे है? कुचिपुड़ी से है। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम एक नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे जिन्होंने वर्ष 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरू की थी। उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई?
तो भरतनाट्यम की उत्पत्ति जो है तमिलनाडु से हुई है। डी ऑप्शन सही होगा, तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिदम्बरम मंदिर के गुरुपुर में किस नृत्य शैली की कई मुद्राएं हैं? यहाँ पर जो है भरतनाट्यम की कई मुद्राएं हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा। चिदम्बरम मंदिर के गोपुरम यानी मीनार पर अंकित शास्त्रीय नृत्य शैली भरतनाट्यम है। चिदम्बरम मंदिर का गोपुरम जटिल मूर्तियों और कलात्मक निरूपण से सुशोभित है। इसमें भरतनाट्यम मुद्राओं और नृत्य रूप से संबंधित तथ्यों को चित्रित किया गया है, जो इस शास्त्रीय नृत्य परंपरा के साथ मंदिर के जुड़ाव का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम इस मद में खर्च होती है, यानी भारत की सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस में खर्च होती है? तो यह जो है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर, यानी पेट्रोलियम खरीदने पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आंकड़े दिख लेते हैं इसके। दिए गए विकल्पों में भारत की विदेशी मुद्रा अधिकतम पेट्रोलियम उत्पादों पर आयात पर खर्च होती है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में जो है क्या क्या चीजें रही हैं? सबसे नंबर 1 पे पेट्रोलियम रहा है, यानी क्रूड हो रहा है। दूसरे स्थान पर स्वर्ण रहा है। तीसरे स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद रहा है। चौथे स्थान पर कोक एवं ब्रिक्स रहे हैं। और पांचवें स्थान पर मोती कीमती अर्धकीमती पत्थर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सस्ती मुद्रा नीति का तात्पर्य कौन सा है? सस्ती मुद्रा नीति, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना, डी हो जाएगा। अंततः पूर्ण रोजगार को प्राप्त करने के लिए विदेश को बढ़ावा देने के तैयार की गई नीति जो होता है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कहलाता है? मुद्रा नीति कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है, इनमें से कौन से विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी एसईजेड से संबंधित है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पहला और दूसरा। यानी पहला दिया है मुक्त घरेलू प्रापण या परिचालन के लिए माल का आयात, एसईजेड इकाइयों के रखरखाव और विकास। दूसरा दिया है केंद्रीय और राज्य स्तर की मंजूरी के लिए निकासी की एकल खिड़की। तो दोनों आपका सही जवाब में आ जाए। व्याख्या देखेंगे इसकी। भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2000 में विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज की नीति की घोषणा की गई। यह शुल्क मुक्त आर्थिक क्षेत्र होता है, जहां व्यापार संचालन तथा शुल्क एवं तटकर से काफी छूट प्राप्त होती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम वर्ष 2005 में पारित तथा फरवरी 2006 में पारित हुआ था। प्रश्न में दिए गए कथन पहला दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत परिसंपत्ति नहीं माना जाएगा? जवाब हो जाएगा ग्रामीण कृषि भूमि जो है यह पूंजीगत संपत्ति नहीं माना जाएगा। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं पूंजीगत संपत्ति में क्या क्या आते हैं। जैसे पहला दिया गया है, एक निर्धारित द्वारा धारित किसी भी प्रकार की संपत्ति जो निर्धारित के व्यापार या पेशे से जुड़ी न हो, वह आती है। दूसरे में एक जो है एफआईआई द्वारा धारित किसी तरह की प्रतिभूतियां जिनमें सेबी अधिनियम 1992 के तहत बने नियम के अनुसार इस तरह की प्रतिभूतियों का निवेश किया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेक्टर 8 कोर उद्योगों के अंतर्गत नहीं आता है? जवाब हो जाएगा निर्माण इसके अंतर्गत नहीं आता है। बी ऑप्शन से जो है क्या, निर्माण। इसमें देखते हैं 8 कोर उद्योग में कौन कौन शामिल नहीं है। जैसे कोयला हो गया, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स हो गया, उर्वरक हो गया, स्टील, सीमेंट तथा विद्युत को 8 कोर माना जाता है। यानी इतने 8 कोर यही हैं आपके, इतने जो हैं। और निर्माण जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रियल इस्टेट यानी अस्थावर संपदा विनियम और विकास अधिनियम का विषय नहीं है? जवाब हो जाएगा कृषि भूमि नहीं है। ए ऑप्शन से कृषि भूमि।
39 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी आय भारत में कर योग्य है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निवासी और स्वाभाविक निवासी भी हैं, और निवासी परंतु स्वाभाविक निवासी नहीं, ये भी सही है, और अनिवासी भी हो जाएगा, तो हो जाएगा ए और बी और सी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से जो है यह चैप्टर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में हम लोग जो है जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश देखेंगे, यानी एफडीआई के बारे में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।